अवलोकन कर रहे हैं। भारत में ये 10 साल भारत को जॉब सीकर्स की नज़र से देखा जाता था, लेकिन इस 10 सालों में भारत ने अपनी उस भूमिका, उस छवि को बदला। जॉब सीकर्स से जॉब क्रिएटर्स के सफ़र को तय किया है इन 10 सालों में। प्रधानमंत्री इस समय युवा स्टार्टअप उद्यमियों से मुलाकात कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के 10 साल में कुछ बड़े परिवर्तन देश में आए हैं। अगर नए स्टार्टअप्स की हम बात करें, किस तरह से इन स्टार्टअप्स ने लोगों के जीवन को बदला है, उसमें दो बड़े एक तरह से क्षेत्र रहे हैं, फिनटेक और हेल्थ टेक। इन क्षेत्रों ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारत का फिनटेक क्षेत्र ऐसा रहा जिसमें भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में दुनिया में मिसाल बन चुके हैं। भारत का फिनटेक और हेल्थ टेक दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन गई है। इन क्षेत्रों ने तकनीक के माध्यम से आम लोगों के जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। फिनटेक भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता फिनटेक बाजार है और स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत ने इसे जबरदस्त रफ्तार दी है। और इसका बड़ा उदाहरण यूपीआई है। भारत का 2016 में लॉन्च हुआ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम भुगतान सिस्टम है। प्रधानमंत्री इस समय भी जिन युवाओं से मिल रहे हैं, ये देश के भविष्य और देश की उन समस्याओं के कुछ ऐसे हल के साथ राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो आने वाले समय में, खासकर अगर हम ग्रामीण भारत की बात करें, तो उनकी समस्याओं के समाधान के साथ इस स्टार्टअप इकोसिस्टम ने कई ऐसे बड़े सॉल्यूशंस दिए हैं जिन्होंने लोगों की समस्याओं को कम किया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन भी एक बड़ा एक तरह से एक मकसद है जो पूरा हुआ है। भारत में इस 10 साल में स्टार्टअप्स की शुरुआत से स्टार्टअप्स की एक तरह से जो भूमिका रही है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी बेहद महत्वपूर्ण रही है। स्टार्टअप्स ने बैंकिंग सेवाओं को उन लोगों तक पहुंचाया है जिनके पास बैंक खाते नहीं थे। आज की तारीख में नियो बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट्स ने गांव-गांव तक बैंकिंग को पहुंचा दिया है। ग्रामीण भारत में बस रहे लोगों के लिए पहले लोन के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब अगर हम वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में अगर देखें वो कौन से बड़े स्टार्टअप्स रहे हैं, तो उसमें लेंडिंग कार्ड और क्रेडिट जैसे स्टार्टअप्स मिनटों में अब क्रेडिट देते हैं। वहीं जीरोधा और ग्रो ने शेयर बाजार में निवेश को हर घर तक पहुंचा दिया है। तो ये फिनटेक के कुछ ऐसे स्टार्टअप्स रहे जिन्होंने न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था, भारत को एक बेहतर स्टार्टअप इकोसिस्टम के तौर पर दुनिया में जगह दी है, बल्कि देश में भी लोगों के जीवन को बड़े पैमाने पर बदला है। और इस 10 साल में स्टार्टअप इंडिया के इस सफर ने भारत में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। I'd like to first invite Ms. Devika Chandrasekharan, co-founder of Fuselage Innovations based in Kerala. Fuselage is strengthening India's agri-tech capabilities through indigenously developed agricultural drones and UAV solutions, supporting precision surveying and spraying,
and enabling farmers to improve productivity while reducing costs. Devika? Hi. Ellarkkum namaskaram. Prime Minister Narendra Modi sir, my fellow entrepreneurs and all the dignitaries. I am Devika Chandrasekharan. I come from Alappuzha in Kerala. From a close-knit family of my mother, my brother and me, all deeply connected to agriculture. For us, farming is not just an occupation. It's a way of life. You respect the land, work hard, and trust the outcome. Entrepreneurship was never in our cards. But like many Indian families, our priorities were stability and education. Building a startup is never a dream for us. It became a response to what we lived through. In 2017 and 18, in Kerala, we faced a devastated flood. So we also affected our farmlands. Then we came to start to study about the issues. Then my brother Devan Chandrasekharan and I took the initiative for understanding the real problem of the farmers. So we found that they are facing issues with crop damage and plant treatment method. At this point, we knew we had to step up. Devan, an aeronautical engineer, he led the technical vision. I, an electrical engineer, handled execution. So we manufactured 2 drones, something unheard of those times. Niriksh for crop diagnostics and FIA for crop treatment. We did demonstration in our farmland and our neighboring farmlands. The impact was clear. A 70% drop in cost and 30% increase in yield. For farmers, this means higher income, lower risk, and most importantly, dignity in farming. With successful demonstration and field trials, but still facing investor rejections, we took a plunge and launched our company, Fuselage Innovations, in 2020 as a completely bootstrap venture. We reached almost all over the banks, and nobody is ready to fund us. No one has the courage for that. That too in COVID time. But through Startup India support, we secured grants under Startup India Seed Fund Scheme, Nidhi Prayas, NABARD, Ministry of Electronics, and many others. This was not just a financial support for us. It was an institutional trust and validation. Today, Fuselage Innovations operates from Maker Village and Kerala Startup Mission in Cochin. And we are developing DGCA certified drones for agriculture, defense, and disaster management activities. We started with a 10 lakh rupees. That was a loan from Agri Infra Fund. And now we are turning into a 10 crores company with 40 employees. And we had a good core team. Thank you. We now work with more than 10,000 farmers all across the country, mostly in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Mizoram, and Assam. And now we are exporting drones to other countries like Africa, Europe, and US. But the journey is not easy. Scaling a hardware startup and securing a right investment is one of the toughest challenges we face. In next 5 years, we are planning to deploy 10,000 drones to agriculture and maritime operations. The vision of our Honorable Prime Minister has given founders like us the confidence to believe that the innovation from the grassroots matters. Vikasit Bharat 2047 will be built by the entrepreneurs who stay close to the real problems and use the technology wisely. At Fuselage Innovations, we always believe that technology is a great equalizer. That's why we are consistently striving for good tech-backed agriculture practices to grow more. And today, I love to thank you to our Honorable Prime Minister to encourage us to dream, build, and contribute meaningfully for
future India, and all the best to my fellow entrepreneurs. Jai Hind. Now invite our next founder, who has helped reshape how India connects talent to opportunity, Nirmit Parikh, founder and group CEO of Apna. Apna has emerged as one of India's most impactful platforms for early career hiring, connecting job seekers and employers across hundreds of cities and strengthening employability at scale through technology and partnerships. Nirmit? Honorable Prime Minister, sir, dignitaries, and the startup ecosystem. Namaste. मेरा नाम निर्मित पारिक है एंड मेरी जर्नी काफ़ी सिंपल है पर मेरे सपने इंडिया स्केल है. आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया. फिर उसके बाद मैंने निरमा से इंजीनियरिंग किया, डिड माई MBA फ्रॉम स्टैनफोर्ड और मैं सिलिकॉन वैली में एप्पल में काम कर रहा था. उसी दरमियान एक पिक्चर आई थी गली बॉय. उसमें एक सॉन्ग था, आपने सुना होगा, अपना टाइम आएगा. सो सिलिकॉन वैली में मैं वो थिएटर हॉल में वो पिक्चर देख रहा था और जब वो गाना सुना तो दिल में कुछ क्लिक हुआ कि अपने इंडिया में कितना सारा लोग है जिसके दिल में एक चैंपियन छुपा हुआ है. बस कमी है एक प्लेटफॉर्म की जो उस चैंपियन को राइट जॉब और राइट अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट कर सके और उनके सपनों को उड़ान दे. और जब वो सोच रहा था तो मैंने सोचा क्यों नहीं वापस इंडिया जाए. सो अमेरिका से सब सामान पैक किया एंड आई केम बैक टू इंडिया, अपने भारत, to start the company Apna. Today, Apna has 60 million users, 6 crore users. We are working across 900 cities. 4 lakh MSMEs और निफ्टी की टॉप एंटरप्राइजेस also use Apna for their hiring. Now, जैसे अपना का स्केल बढ़ता गया, हमको ज़रूरत होने लगी कि हमको AI, रेज्यूमे प्रेपरेशन, इंटरव्यू प्रेपरेशन और जॉब मैचिंग जैसी जगह पे लगाना पड़ेगा. बट एक चीज़ बहुत क्लियर था कि इम्पोर्टेड AI नहीं चलेगी. बिकॉज अगर आप इंडिया देखिए तो इतना लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, इतना टोन डाइवर्सिटी है, इतना कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है. सो AI भी इंडिया की चाहिए. इसलिए हमने खुद की एक वॉइस AI सिस्टम बनाई जो लोगों को रेज्यूमे मैचिंग और सब में हेल्प करे. आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू शेयर इन द लास्ट 1 year वी हैव डन 10 crore जॉब मैचेस एंड इंटरव्यू प्रेपरेशन फॉर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. एंड वहाँ से एक नया मैजिक चालू हो गया. हमने जो इंटरनल एंटरप्राइज AI बनाई थी जिसको हम ब्लू मशीन्स बोलते हैं, वो इतनी अच्छे से चलने लगी कि इंडिया की सबसे टॉप फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स, अमेरिका की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स, साउथ ईस्ट एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज हमारा वॉइस AI यूज़ करने लगी. सर, मुझे बहुत गर्व से कह रहा हूँ कि 5 days ago वी ब्रोक द बिगेस्ट ग्लोबल बेंचमार्क ऑन वॉइस AI when we did a 60-minute uninterrupted debate without any hallucination, with multiple context and zero latency leaks. And for me, ये इनोवेशन का सवाल नहीं है, ये सवाल है भारत की प्रतिभा को वर्ल्ड के बेस्ट के साथ खड़ा रखने की. And that makes me very happy. And I am very very thankful to the entire startup ecosystem and the startup India ecosystem. बहुत बार हमको टैलेंट में बहुत हेल्प मिली है, पर्टिकुलरली ऑल्सो फंड रेजिंग में काफ़ी हेल्प हुआ है. एंड एज वी आर ऑन द 10th year anniversary, आई हैव वन बट स्मॉल हम्बल recommendation. And my recommendation is, in the last 10 years, a lot of companies like us have now become India scale. And it will be great if the Startup India ecosystem can help us to grow world scale. Build, how can we go to US, how can we go to Europe, how can we go to more Southeast Asia. And I'm looking forward for that. And अगर वो होएगा तो सर मेरी जर्नी अभी भी सिंपल रहेगी पर मेरा सपना भी वर्ल्ड स्केल होएगा. जय हिंद. Thank you so much. To one of the most critical frontiers of the next decade, which is clean energy and storage, I'd like to invite Priyansh Mohan, co-founder and CEO of Main Electric, based in Chennai. Main Electric is a deep tech startup developing indigenous iron-air battery technology for long-duration energy storage, enabling reliable, wholesale and affordable renewable power and supporting India's clean energy transition. Priyansh? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ आए सभी डिग्नेटरीज, मेरे प्रियांश मोहन की तरफ से आप सभी को नमस्कार.
I am the co-founder and CEO of Mine Electric, a battery deep tech company, and we are based out of Chennai, Tamil Nadu. And from my team, Vanakkam. आज नेशनल स्टार्टअप डे पर यहाँ खड़ा होना और यहाँ बैठना हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है, क्योंकि बस 10 साल पहले पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देखती थी और एक स्टार्टअप बैक ऑफिस इकोसिस्टम हमें समझती थी, पर आज हमें वो फ्यूचर की लैबोरेटरी मानती है बिकॉज ऑफ द ग्रेट वर्क वी आर डूइंग इन द टेक्नोलॉजी स्पेस। मेरी जर्नी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग जुनून से स्टार्ट हुई थी। मैं बस 18 साल का था जब मैं मेरे कॉलेज अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में उनकी मटेरियल साइंस लैबोरेटरी में जाके आई डेवलप्ड माई फर्स्ट बैटरी। इट टुक मी 1 year बट इट चेंज्ड माई लाइफ कंप्लीटली। जब मेरे कॉलेज मेट्स कॉलेज फेस्ट और असाइनमेंट्स पूरे कर रहे थे, मैं मेरी को फाउंडर स्तुति कक्कर हु इज़ एन इकोनॉमिस्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनके साथ बैठ के रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन की जियोपॉलिटिक्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये समझने की कोशिश कर रहा था। हमने ग्लोबल एनर्जी मैप देखा और पाया कि यूएस और चाइना बहुत तेज़ी से एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजीज़ पर कब्जा कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि अगर दुनिया की डेस्टिनी और एनर्जी इंडिपेंडेंस इस चीज़ से डिसाइड होगी कि हु हैज़ द मोस्ट एडवांस्ड बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, देन इंडिया पीछे क्यों रहे? क्यों हम जैसे रिसर्चर्स बाहर जाते हैं, वेस्ट जाते हैं और उनकी टेक्नोलॉजीज कॉपी करते हैं? वाई नॉट वी बिल्ड टेक्नोलॉजीज फॉर भारत एंड ऑल्सो इन भारत? तो उस दिन हमने डिसाइड किया कि हम सिर्फ बैटरीज नहीं बनाएंगे, हम इंडिया की एनर्जी स्टोरेज की बुनियाद बनाएंगे। एंड वी डिसाइडेड टू पायनियर आयरन एयर बैटरीज। जब दुनिया लिथियम और रेयर अर्थ मेटल्स के पीछे भाग रहा है और लड़ रहा है, हमने देश के सबसे बेसिक एलिमेंट्स को चुना, आयरन, एयर और वाटर, यानी लोहा, हवा और पानी। ये टेक्नोलॉजी असल में एक रिवर्सिबल रस्ट रिएक्शन पे काम करती है, जो आयरन को रस्ट और डीरस्ट करके एनर्जी स्टोर और डिस्चार्ज कर देता है। हमने इस साधारण से प्रोसेस को पिछले 4 साल में एक कटिंग एज बैटरी एफिशिएंसी और मैसिव इंडस्ट्रियल स्केल पर इंजीनियर किया है। वी हैव वर्कड ऑन कोर इनोवेशंस इन मटीरियल साइंसेज, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इन प्रोसेस इंजीनियरिंग। We have more than 10 international patents, plus we have validated the technology for more than 10,000 hours. And today ये टेक्नोलॉजी हमने खास तौर पे 16 से 100 घंटे के स्टोरेज के लिए बनाई है, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, इंडिया के ग्रिड इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए। तो इसका इम्पैक्ट क्या है सर? हमारी टेक्नोलॉजी लिथियम आयन बैटरी से 10 गुना सस्ती है डिप्लॉयमेंट के मामले में और 10 गुना ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है। देखा जाए तो अगर आयरन एयर बैटरीज को डिप्लॉय किया जाए तो वो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को 40% तक कम कर सकती है अगले 5 सालों में। तो अगर अगले 5 सालों में हम सिर्फ 10 गीगावाट आवर आयरन एयर टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट करते हैं स्टोरेज, तो हम देश का हज़ारों करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा बचा सकते हैं। पर ये सफ़र आसान नहीं रहा है। शुरुआत में जब प्राइवेट मार्केट डीप टेक और हार्डवेयर रिस्क लेने से डरता था, तब निधि प्रयास, निधि SSS और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जैसी गवर्नमेंट स्कीम्स ने हमें हमारी लाइफलाइन दी। ये सरकार का विश्वास था कि बस 20 साल का फाउंडर भी एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी ग्लोबल स्केल पे बना सकता है, और उस विश्वास का परिणाम आज हमारे सामने है। आज माइन इलेक्ट्रिक एक ग्लोबल R&D पावर हाउस बनने की बस मुकाम पे खड़ा है एंड वी आर ग्रोइंग एट एन एक्सेप्शनल स्केल। उस शुरुआती सपोर्ट की वजह से आज हमें प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी कैपिटल हमने सिक्योर किया है, और आज हमारी टॉप 30 लोगों की टीम रिसर्चर्स की नेशन के सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ काम करके मल्टी करोर्स की डील साइन कर रही है टू सिक्योर देयर एनर्जी फ्यूचर ऑल्सो। दे सी द कैपेबिलिटी इन आवर टेक्नोलॉजी। तो प्रधानमंत्री जी, आज इंडिया एक सोलर सुपर पावर है बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज दैट वर सेट इन एक्शन 10 years बैक। पर सच ये भी है कि सूरज हमेशा नहीं चमकता है, एंड विदाउट हैविंग अ रिलायबल बैटरी सोलर की रिलायबिलिटी काफ़ी अधूरी रह जाती है। तो अगर हमारे को 2047 तक विकसित भारत का गोल अचीव करना है, तो हमें आयरन एयर जैसी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर एनर्जी स्टोरेज को एक क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लेंस से देखना होगा, जैसे हमने सोलर को देखा इन द लास्ट 10 years। हम इंडिया को कलेक्टिवली एक सर्विस इकोनॉमी से एक प्रोडक्ट इनोवेशन नेशन बनाना चाहते हैं, और हमारे लिए एट माइन इलेक्ट्रिक अगले 10 साल इज जस्ट अबाउट एग्जीक्यूशन बिकॉज वी आर गोइंग टू ग्रो। वी आर कमिटेड टू पावरिंग India's growth with the strength of iron and the ambition of a country that is ready to lead the world. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Next founder represents India's deep tech push into a green hydrogen future. I'd like to invite from Bengaluru Dr. Prashanto Shorkar, co-founder and CEO of NewTrace.
His startup, Nutrace, is working on next-generation electrolyzer technologies to enable cost-effective green hydrogen, improving efficiency, reducing dependence on rare materials, and supporting the shift to cleaner industrial energy systems. Dr. Sarkar. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स एंड फेलो फाउंडर्स, मेरा नाम प्रशांत सरकार है और मेरा जन्म और स्कूलिंग हमारे पूर्वोत्तर के एक छोटे से राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हुआ था। वहाँ से मैंने चेन्नई जाके अपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री करी। उसके बाद मैं यूके गया अपने मास्टर्स डिग्री करने के लिए और उसके बाद मैंने फ्रांस में अपनी पीएचडी कंप्लीट की। मैंने कई सालों तक यूरोप में लियोनार्डो हेलीकॉप्टर्स पे हेलीकॉप्टर डिज़ाइनर के हिसाब से काम किया। फिर 2020 में मैं इंडिया आया 4-5 महीने की बैकपैकिंग ट्रिप करने के लिए। उस दौरान मैंने इंडिया के बहुत सारे गाँव और शहरों में जाके काफ़ी वक्त गुजारा और तब दो चीज़ें मुझे बहुत क्लियरली समझ में आई। वन was the impact of climate change, which was going to impact the marginalized people the most, and we needed to do something urgently to address it. Second, fair and equitable access to energy was a difference, or is going to be a difference, between the opportunities and survival for millions of people. To address that, I decided not to go back to Europe and settle down in India. उस दौरान मेरी मुलाकात मेरे को-फाउंडर डॉक्टर रोचन सिन्हा से हुई, जो कि पटना बिहार से हैं और उन्होंने अपनी पीएचडी नेदरलैंड्स में की थी मटेरियल साइंस पे। वी बोथ डिसाइडेड टू सेट अप न्यूट्रेस इन बैंगलोर। वी स्टार्टेड फ्रॉम ए स्मॉल अपार्टमेंट जहाँ हमने 1-2 साल काम किया एंड वेरी क्विकली वी डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट membrane-less electrolyzer which doesn't use any critical metal, which does not use any rare earth metal, and yet produces hydrogen. Our electrolyzers does the very simple thing. It splits water into oxygen and hydrogen, and the hydrogen then goes to be used as a fuel to decarbonize heavy industries. But because of the advanced materials that we develop, it has a very high efficiency and a low cost of production of hydrogen. This was one of the fastest development of a technology or of such technology in this country, and we have deployed our product with public sector companies. Since then, we have developed and grown into a 50-member team. We have raised venture capital, and we have also received, I think we are the only startup to have received PLI under the National Green Hydrogen Mission to manufacture electrolyzers in this country. The startup ecosystem has evolved quite a lot in the last many years, particularly for deep tech. I think there is a genuine optimism and belief that we can build our future in this country right now. Yet there are many challenges. Primarily patient capital at growth stages for deep tech companies, talent conviction कि deep tech बनेगा कि नहीं बनेगा. I think precision manufacturing needs to be worked on, and most importantly, I think it's the market belief on Indian deep tech products. We need to trust our products better. A bet that Indian startup ecosystem was ready for deep tech development. The bet has paid off for me and for my co-founder. I hope the bet pays off for all the founders in this room solving for hard problems. Our aspiration is that we develop critical technologies and export it to the world for energy and climate solution. And we are ready to build that future in India. I would like to congratulate everyone on 10 years of Startup India, and I hope the next 10 years are even bigger. Thank you. Jai Hind. Our fifth startuppreneur is Laina Emmanuel, the co-founder and CEO of Brainsight.ai, a Bengaluru-based startup combining AI and neuroscience to enable greater precision in neurological and psychiatric investigation. With more than 15 years of experience across healthcare management, policy and consulting, Laina has worked with the Government of India, the Clinton Health Access Initiative, and technology leaders like NetApp and Cisco. Brainsight.ai currently works with more than 40 leading hospitals in India, especially in neurosurgery and radiology for brain tumor cases. May I invite Laina Emmanuel to share her journey. माननीय प्रधानमंत्री जी एंड सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार. मेरा नाम लाइना इमैनुअल है. जस्ट अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ. मेरा जन्म भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था.
मेरा परिवार इंडिया के दक्षिण स्रोत से है, केरला, and my husband's family is from Assam. So when I stand here, I not only stand here as the founder CEO of Brainside AI, I also सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, राष्ट्र निर्माण को समर्पित, भारत और विश्व में एक नई ऊर्जा और विश्वास भारत के प्रति जिन्होंने तैयार की है, जिन्होंने उसको बल दिया है, ऐसे हम सब के प्रिय श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के 10 वर्ष पूरे होने पर हम सब की तरफ से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के इस महत्वपूर्ण समारोह में आपका स्वागत है सर। व्यापार जगत के प्रतिनिधिगण, स्टार्टअप इंडिया परिवार के सभी सदस्य, इनोवेटर्स, इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, मेरे युवा भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। एक दशक पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के समक्ष एक नई सोच रखी थी। आपने कहा था, मैं भारत के युवाओं को नौकरी खोजने वाले से नौकरी देने वाले के बदलाव में चाहता हूं। हम सबको गर्व है कि आपके नेतृत्व में देश भर में यह बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ तो मात्र 400 के करीब स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज इस मुहिम ने एक विशाल रूप ले लिया है और 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हमारे विभाग में पूंजीकरण कर चुके हैं। अनुमान है कि इन स्टार्टअप्स के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 21 लाख से अधिक नौकरियां अभी तक प्रदान कर दी गई हैं। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का प्रभाव इतना व्यापक है कि जब भी मैं कोई यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, बच्चों से भेंट करता हूं या कॉन्वोकेशन समारोह में टीचर स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करता हूं, तो उनको एक नए रूप में देखता हूं, उनको एक नए आत्मविश्वास के साथ देखता हूं। कई कैंपसेस तो मिनी शार्क टैंक्स बन गए हैं। युवा युवती अपने आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए बड़े उत्साहित नजर आते हैं। और ये जो बदलाव है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी जो सोच थी, आपके ने जो लगातार इस क्षेत्र को मार्गदर्शन दिया, हम उसी के कारण ये बदलाव महसूस कर पाए हैं। पीछे आईआईटी मद्रास के सेंटर फॉर इनोवेशन में जब मैं एक दिन भर स्टार्टअप्स के साथ एंगेज कर रहा था, उनके आइडिया समझने की कोशिश कर रहा था, तो वास्तव में बहुत ही आश्चर्य हुआ उनके उत्साह को देखकर, नवाचार को देखकर और उनके नए नए सोच को अनुभव करके। माननीय प्रधानमंत्री जी, इन बच्चों को काम करते देखते हुए ऐसा लगता है कि इनमें इतना टैलेंट है कि ये दुनिया की कोई भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। उनके काम को देखकर भारत में सही माने में किस प्रकार का टैलेंट अवेलेबल है, किस प्रकार का स्किल हम विश्व के सामने रख सकते हैं,
इसका आकलन किया जा सकता है। हमारे स्टार्टअप्स आज 50 से अधिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। डीप टेक हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग या क्वांटम कंप्यूटिंग हो, एग्रीटेक, स्पेस टेक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, रॉकेट्स, हर प्रकार से आज महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स का बोलबाला है। स्टार्टअप्स की इस यात्रा को मजबूती देने के लिए आपके नेतृत्व में सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स बनाया, जो हमारे स्टार्टअप्स को सीड कैपिटल, शुरुआती पूंजी देकर रिस्क लेने की हिम्मत देता है। पहला फंड ऑफ फंड्स बड़ी सफलतापूर्वक इस्तेमाल होने के बाद मुझे बड़े आनंद है कि आपने एक दूसरा फंड ऑफ फंड्स 10,000 करोड़ रुपए का पिछले बजट में अनाउंस किया। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इस प्रकार की सहूलियत, इस प्रकार की मदद हमारे सभी स्टार्टअप्स को, युवा युवतियों को और हौसला देती है आगे बढ़ने के लिए। हमारी कोशिश यह रहेगी कि इस दूसरे फंड ऑफ फंड्स को अधिकांश हम डीप टेक और हाईटेक क्षेत्र में इस्तेमाल करें। इसी के साथ आपने 1,00,000 करोड़ रुपए का रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए एक फंड देश के लिए प्रस्तुत किया है। ये हमारे साइंटिस्ट्स, हमारे रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स को गहरी रिसर्च, डीप टेक रिसर्च के माध्यम से विश्व स्तरीय इनोवेशन करने की नई शक्ति देगा। स्टार्टअप्स आज देश के हर राज्य में, हर यूनियन टेरिटरी में मौजूद हैं। लगभग 50% स्टार्टअप्स तो टियर 2, टियर 3 सिटीज से अपना काम शुरू करते हैं। यह प्रमाण है कि स्टार्टअप की क्रांति अब पूरे भारत की कहानी बन चुकी है। पूर्वोत्तर भारत इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। पीछे सिक्किम में जब दौरा कर रहा था तो मैंने जिस प्रकार के स्टार्टअप्स को वहाँ पे देखा, जैसे उनके विचारों को सुना, या असम में जिस प्रकार से चाय बागानों में युवा और किसान अपने आइडियाज के साथ परंपरा को आधुनिकता से जोड़ रहे हैं, तो दिल वास्तव में बड़ा ही आनंदित हुआ। दक्षिण भारत में आज आंध्र प्रदेश एक ड्रोन कैपिटल के रूप में उभर रहा है। कर्नाटक और तमिलनाडु डीप टेक और एआई स्टार्टअप हब बन चुके हैं। पूरा विश्व आत्मविश्वास से भरपूर एक नए भारत की ओर देख रहा है। हमारी नवाचार क्षमता और युवा शक्ति इतनी प्रभावी है कि विदेशों में जब हम डेलीगेशन लेके जाते हैं या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की जब चर्चा करते हैं, तो लगभग सभी देश भारत के साथ एक स्टार्टअप इकोसिस्टम का जोड़ने का कार्यक्रम, एक स्टार्टअप ब्रिज बनाने के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं। मेरा अभी तक का अनुमान है कि लगभग 100 देश आज ऐसे हैं जो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ अपने रिश्ते जोड़ना चाहते हैं और स्टार्टअप्स के बीच समन्वय बनाना चाहते हैं। इस पे आगे आने वाले दिनों में हम गंभीरता से काम करेंगे। हमारे युवा युवतियों को नए अवसर प्रदान करने के लिए आगे चलकर नए मौके खोजने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में बोया हुआ ये स्टार्टअप इंडिया का बीज 140 करोड़ देशवासियों के विकसित भारत बनाने की आशा, अपेक्षा
और दृढ़ संकल्प को अवश्य पूरा करेगा। पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने बहुमूल्य समय में हम सबको यहाँ आकर मार्गदर्शन देकर प्रोत्साहित करने के लिए समय निकाला। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और पूरे स्टार्टअप इंडिया इकोसिस्टम की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका साधुवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Ladies and gentlemen, now the defining moment of today's program. It is now my proud privilege to invite the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to share his thoughts on the occasion of National Startup Divas 2026, marking a decade of Startup India. Honorable Prime Minister, sir. मंत्रिमंडल के मेरे साथी पीयूष गोयल जी, देश भर से आए स्टार्टअप इकोसिस्टम के मेरे दोस्तों, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज हम सब एक बहुत खास अवसर पर यहां एकत्रित हुए हैं। नेशनल स्टार्टअप डे का ये अवसर स्टार्टअप फाउंडर्स और इनोवेटर्स का ये समूह मैं अपने सामने नए और विकसित होते भारत का भविष्य देख रहा हूं। अभी मुझे कुछ स्टार्टअप की दुनिया के लोगों से उनके कुछ अचीवमेंट्स थे, उनके जो प्रयोग थे, उसे देखने का अवसर मिला। कुछ साथियों को सुनने का अवसर मिला। एग्रीकल्चर में काम कर रहे स्टार्टअप, फिनटेक, मोबिलिटी का सेक्टर, हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी का फील्ड, आपके जो आइडियाज है वो सिर्फ मुझे नहीं, हर किसी को इम्प्रेस करने वाला है। लेकिन मेरे लिए महत्व की जो बात है वो आपका कॉन्फिडेंस और आपके एम्बिशंस, ये मुझे ज्यादा इंप्रेसिव लगे। आज से 10 साल पहले विज्ञान भवन में एक 500-700 नौजवानों के बीच में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। रितेश यहां बैठे हैं, तब उनकी शुरुआत थी और उस समय स्टार्टअप की दुनिया में जो नए नए लोग आ रहे थे उनके अनुभव में सुन रहा था। और मुझे याद है कि एक बेटी जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपनी नौकरी छोड़ के स्टार्टअप की ओर जा रही थी, तो नौकरी छोड़ के वो कोलकाता अपने माँ से मिलने गई और माँ से कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। तो मैंने कहा क्यों? ये सब उसने उस दिन सुनाया था विज्ञान भवन में। तो उसने कहा नहीं, बस अब तो मैं स्टार्टअप करना चाहती हूँ। तो उसके माँ ने जो उसको कहा, वो उसने सुनाया था,
उसने कहा सर्वनाश, ये तुम बर्बादी के रास्ते पर क्यों जा रही हो? स्टार्टअप के संबंध में ये सोच हमारे देश में थी और आज हम कहां से कहां पहुंच गए। विज्ञान भवन से आज भारत मंडपम में जगह नहीं है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस एक सप्ताह में ही देश के नौजवानों से दूसरी बार मिलने का मौका मिल रहा है। अभी 12 जनवरी को युवा दिवस पर मैं देश भर से आए हुए करीब 3000 युवकों से 2-2.5 घंटे तक उनको सुनता रहा था, उनके साथ बैठा था। और आज मुझे आप सबको सुनने का और मेरे देश के नौजवानों को उनकी शक्ति के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। साथियों, सबसे अहम बात यह है कि भारत के युवाओं का फोकस रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने पर है। हमारे वो यंग इनोवेटर्स जिन्होंने नए सपने देखने का साहस दिखाया, मैं उन सभी की बहुत बहुत सराहना करता हूं। साथियों, आज हम स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने का माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं। 10 साल की ये जर्नी सिर्फ एक सरकारी स्कीम की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये आप जैसे हजारों लाखों सपनों की जर्नी है। ये कितनी ही कल्पनाओं के साकार होने की यात्रा है। आप याद करिए, 10 साल पहले हालत क्या थे। इंडिविजुअल एफर्ट्स और इनोवेशन के लिए बहुत गुंजाइश ही नहीं थी। हमने उन परिस्थितियों को चैलेंज किया। हमने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया। हमने युवाओं को खुला आसमान दिया और आज नतीजा हमारे सामने है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे। आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। दुनिया भी आज इस सक्सेस स्टोरी को हैरानी से देख रही है। आने वाले समय में जब भारत की स्टार्टअप जर्नी की बात होगी तो यहां इस हॉल में बैठे कितने ही युवा खुद में एक ब्राइट केस स्टडी बनने वाले हैं। और साथियों, मुझे ये देखकर और भी अच्छा लगता है कि स्टार्टअप इंडिया का मोमेंटम लगातार तेज हो रहा है। आज के स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहे हैं। यूनिकॉर्न अपने आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट कर रहे हैं। पिछले ही साल
यानी 2025 में करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। ये स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद किसी एक साल के सबसे बड़ा जंप है ये आंकड़े इस बात के गवाह है कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम इनोवेशन और ग्रोथ को किस तरह ड्राइव कर रहे हैं। साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि स्टार्टअप इंडिया ने देश में एक नए कल्चर को जन्म दिया है। पहले नया बिजनेस और नया वेंचर केवल बड़े बड़े घरानों के बच्चे ही लेकर आते थे, क्योंकि उन्हें ही आसानी से फंडिंग मिलती थी, सपोर्ट मिलता था। मिडिल क्लास और गरीब के ज्यादातर बच्चे केवल नौकरी का सपना देख पाते थे, लेकिन स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम ने इस सोच को बदल दिया। अब टियर 2 और टियर 3 शहरों के यहां तक कि गांवों के युवा अपने स्टार्टअप खोल रहे हैं, और यही युवा आज सबसे ज्यादा जमीनी समस्याओं का समाधान देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। समाज और देश के लिए कुछ करने का ये जज्बा मेरे लिए इस भावना का, इस स्पिरिट का बहुत महत्व है। साथियों, इस बदलाव में एक बड़ी भूमिका देश की बेटियों की रही है। आज 45% से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है। विमेन लेड स्टार्टअप फंडिंग के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। स्टार्टअप्स का ये इंक्लूसिव मोमेंटम भारत के सामर्थ्य को और बढ़ा रहा है। साथियों, आज देश स्टार्टअप रिवॉल्यूशन में अपना भविष्य देख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टार्टअप इतने मायने क्यों रखते हैं, तो शायद आप सबके अलग अलग जवाब होंगे। कोई कहेगा भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, इसलिए स्टार्टअप्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। किसी का उत्तर होगा भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो कर रही मेजर इकोनॉमी है, इसलिए स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर हैं। कोई कहेगा आज देश वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, भारत में नए नए सेक्टर्स उभर रहे हैं, इसलिए स्टार्टअप सिस्टम भी आगे बढ़ रहा है। ये सारे जवाब, ये सारे तथ्य सही है, लेकिन एक बात जो मेरे दिल को छूती है वो है स्टार्टअप स्पिरिट। मेरा देश का नौजवान आज कंफर्ट जोन में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं है। उसे घिसी पीटी लीक पर चलना मंजूर नहीं है। वो अपने लिए नए रास्ते खुद बनाना चाहता है, क्योंकि उसे नई मंजिलें चाहिए, नए मुकाम चाहिए। और साथियों, नई मंजिलें मिलती कैसे हैं? उसके लिए हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखानी होती है।
और इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, अर्थात कार्य उद्यम से सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ करने से नहीं होता। और उद्यम के लिए पहली शर्त है साहस। आप सब ने यहां तक पहुंचने के लिए कितना साहस किया होगा, कितना कुछ दांव पर लगाया होगा। पहले देश में रिस्क टेकिंग को डिस्करेज किया जाता था, लेकिन आज रिस्क टेकिंग मेन स्ट्रीम बन गया है। मंथली सैलरी से आगे सोचने वाले को अब केवल एक्सेप्ट ही नहीं, लेकिन अब उसे रिस्पेक्ट किया जाता है। जिन रिस्क टेकिंग आइडियाज को पहले लोग फ्रिंज मानते थे, वो अब फैशन बन रहा है। साथियों, रिस्क टेकिंग पर मैं खास तौर जोर देता रहा हूं, क्योंकि ये मेरी भी पुरानी आदत है। जो काम कोई करने के लिए तैयार नहीं होता, ऐसे काम जो दशकों से पहले की सरकारों ने नहीं छुए, क्योंकि उनमें चुनाव हारने का, कुर्सी जाने का डर था। जिन कामों के लिए लोग आकर कहते थे ये बहुत पॉलिटिकल रिस्क है, मैं उन कार्यों को अपना दायित्व समझकर जरूर करता हूं। आपकी तरह ही मेरा भी मानना है, जो काम देश के लिए जरूरी है, वो किसी न किसी को तो करना ही होगा, किसी को तो रिस्क लेना ही होगा। नुकसान होगा तो मेरा होगा, लेकिन अगर फायदा होगा तो मेरे देश के करोड़ों परिवारों को फायदा होगा। साथियों, पिछले 10 वर्षों में देश में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हुआ है जो इनोवेशन को बढ़ावा देता है। हमने स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई ताकि वहां बच्चों में इनोवेशन की प्रवृत्ति बने। हमने हैकेथॉन शुरू किए ताकि हमारे युवा देश की समस्याओं के समाधान दे सके। हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए ताकि संसाधनों की कमी से आइडियाज की डेथ न हो। साथियों, एक समय में कॉम्प्लेक्स कंप्लायंसेस, लंबी अप्रूवल साइकिल्स और इंस्पेक्टर राज का डर, ये इनोवेशन की सबसे बड़े रुकावट थे। इसलिए हमने ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी का माहौल बनाया। जन विश्वास एक्ट के तहत 180 से ज्यादा प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। हमने आपका समय बचाया ताकि आप इनोवेशन पर फोकस कर सकें। आपका समय लिटिगेशन में बर्बाद न हो। खास तौर पर स्टार्टअप्स के लिए कई लॉज में सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा दी गई। मर्जर और एग्जिट को आसान बनाया गया। साथियों, स्टार्टअप इंडिया केवल एक स्कीम नहीं, बल्कि एक रेनबो विजन है। ये अलग अलग सेक्टर्स को नई अपॉर्चुनिटी से जोड़ने का जरिया है। आप देखिए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, पहले क्या स्टार्टअप एस्टैब्लिश प्लेयर्स के साथ
कंपटीशन की कल्पना भी कर सकते थे क्या? आईडेक्स के जरिए हमने स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में स्टार्टअप्स के लिए प्रोक्योरमेंट के नए रास्ते खोले। स्पेस सेक्टर जो पहले पूरी तरह प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए बंद था, उसे भी अब ओपन कर दिया गया है। आज लगभग 200 स्टार्टअप्स स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। इन्हें ग्लोबल मान्यता भी मिल रही है। इसी तरह ड्रोन सेक्टर को देखिए, सालों तक इनेबलिंग फ्रेमवर्क के अभाव के कारण भारत काफी पीछे छूट गया। हमने आउटडेटेड रूल्स हटाए, इनोवेटर्स पर भरोसा किया। साथियों, पब्लिक प्रोक्योरमेंट हमने जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जरिए मार्केट एक्सेस को बढ़ाया है। आज करीब 35,000 स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस जेम पर ऑनबोर्डेड हैं। इन्हें करीब 50,000 करोड़ के लगभग 5 लाख ऑर्डर्स मिले हैं। एक तरह से स्टार्टअप अपनी सक्सेस से हर सेक्टर के लिए नए ग्रोथ एवेन्यू खोल रहे हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं कैपिटल के बिना सबसे अच्छे आइडियाज भी मार्केट तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हमने इनोवेटर्स के लिए फाइनेंस तक पहुंच सुनिश्चित कर उस पर भी फोकस किया है। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स के जरिए 25,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया गया है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, इन स्पेस सीड फंड, निधि सीड सपोर्ट प्रोग्राम, ऐसी स्कीम्स के जरिए स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग दी जा रही है। क्रेडिट एक्सेस बेहतर बनाने, इसके लिए हमने क्रेडिट गारंटी स्कीम भी शुरू की, ताकि कोलेटरल की कमी क्रिएटिविटी के रास्ते में बाधा न बने। साथियों, आज की रिसर्च ही कल की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनती है। इसी को बढ़ावा देने के लिए हमने 1 लाख करोड़ रुपए की रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम शुरू की है। जो सनराइज सेक्टर्स हैं, उनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स भी बनाया गया है। साथियों, अब हमें भविष्य के लिए तैयार होना होगा। हमें नए आइडियाज पर काम करने की जरूरत है। आज कई ऐसे डोमेन्स उभर रहे हैं जो कल देश में इकोनॉमिक सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में अहम रोल निभाएंगे। एआई का उदाहरण हमारे सामने है। जो राष्ट्र एआई रिवॉल्यूशन में जितना आगे होगा, उसके पास उतना ही एडवांटेज होगा। भारत के लिए ये काम हमारे स्टार्टअप्स को करना है। और आप सबको मालूम होगा, फरवरी में एआई की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ हो रही है। एआई इंपैक्ट समिट हो रही है। वो आप सबके लिए भी बड़ा अवसर है। और मैं जानता हूं, इस काम में हाई कंप्यूटिंग कॉस्ट जैसे कितने चैलेंजेस हैं। इंडिया एआई मिशन के जरिए हम इनके सॉल्यूशंस दे रहे हैं। हमने 38,000 से अधिक जीपीयूज ऑन बोर्ड किए हैं। हमारा प्रयास है कि बिग टेक्नोलॉजी स्मॉल स्टार्टअप के लिए भी आसानी से उपलब्ध हो। हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इंडिजीनियस एआई
भारतीय प्रतिभाओं द्वारा भारतीय सर्वर्स पर ही तैयार हो, इसी तरह के प्रयास सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर्स, ग्रीन हाइड्रोजन और कई अन्य सेक्टर्स में भी किए जा रहे हैं। साथियों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी एम्बिशन सिर्फ पार्टनरशिप की नहीं रहनी चाहिए। हमें ग्लोबल लीडरशिप का लक्ष्य रखना होगा। आप नए आइडियाज पर काम करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। बीते दशकों में हमने डिजिटल स्टार्टअप में, सर्विस सेक्टर में काफी शानदार काम किया है। अब समय है कि हमारे स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा ध्यान दें। हमें नए प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, हमें दुनिया के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने होंगे। टेक्नोलॉजी में भी यूनिक आइडियाज पर काम करके लीड लेनी होगी। भविष्य इसी का है। मैं आपको भरोसा देता हूं, आपके हर प्रयास में सरकार आपके साथ खड़ी है। मुझे आपकी क्षमता पर गहरा विश्वास है। आपके करेज, कॉन्फिडेंस और इनोवेशन से भारत का भविष्य शेप ले रहा है। पिछले 10 वर्षों ने देश की क्षमताओं को साबित किया है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, आने वाले 10 वर्षों में भारत नए स्टार्टअप ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी में दुनिया का नेतृत्व करे। मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for your visionary leadership and guidance. Ladies and gentlemen, today we did not simply mark an anniversary. We marked a national direction